Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes. I am Rashmi. After a long time again, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट MCQs कराने वाले हैं. सो मस्ट वॉच एंड मस्ट सॉल्व. ओके, these MCQs are very important for your any PGT chemistry exam because these are very selective MCQs. ओके, तो इस MCQs को सॉल्व करने से पहले एक बार चैप्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़िए, फिर इसे सॉल्व करिए तो क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और सॉल्व भी होंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हम वाटर से अगर ट्रीट करें तो मीथेन यहाँ से निकलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेटल कार्बाइड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में. तो मेटल कार्बाइड्स कौन से होंगे जो हमें हाइड्रोकार्बन देंगे. पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम कार्बाइड और चौथा है मैग्नीशियम कार्बाइड. ओके, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बाइड. तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड, बेरिलियम कार्बाइड. बेरिलियम कार्बाइड जो मेटल कार्बाइड होता है उसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो यहाँ से हमें मीथेन मिलता है. ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. और इसके साथ ही यहाँ से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये भी याद रखेंगे, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये जो मेटल कार्बाइड है वो इथाइन देता है, जिसे एसिटिलीन भी बोलते हैं. ठीक है, ये एल्काइन देता है. और ये जो मैग्नीशियम कार्बाइड है ये क्या देता है, ये प्रोपाइन देता है. ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे. ये बाकी दोनों मेटल कार्बाइड भी एल्काइन देते हैं. एक और मेटल कार्बाइड होता है, ये होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3. इसमें भी जब वाटर मिलाते हैं तो ये भी मीथेन प्रोड्यूस करता है, मीथेन, और साथ में इसके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है. ठीक है, दिस रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस, यू कैन बैलेंस इट. ओके, बस आप ये याद रखेंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड हुआ, बेरिलियम कार्बाइड हुआ, ये आपको मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. और कैल्शियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बाइड हो गया, ये एल्काइन प्रोड्यूस करते हैं. मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन प्रोड्यूस करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट दिया हुआ है. पूछा है कि जब इसे हम हीट करेंगे तो X क्या बनेगा, और जब X को फर्दर हम ट्रीट करेंगे जिंक अमलगम HCl के साथ तो Y फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा. ओके, देखते हैं. यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है कैल्शियम का, सिंपली जब इसे हीट किया जाता है तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो जाता है. तो जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बना के देखते हैं प्रोडक्ट, CH2 कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा तो एक CO बचेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कीटोन हो गया. ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है तो ये क्या हुआ, हमारा कीटोन बचा. फर्दर इसे ट्रीट किया जाता है जिंक अमलगम. ठीक है, और HCl को विथ हीट जब इसे ट्रीट करेंगे. अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएजेंट है, जब ये रिएजेंट यूज़ होता है, ठीक है, किसके लिए, इस कीटोन के लिए, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक फेमस नेम्ड रिएक्शन है, इसे बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन. क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन. आप ये याद रखेंगे, ये जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है इसमें कीटोन होता है जिसे ट्रीट किया जाता है जब जिंक अमलगम से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बनता है. ठीक है, तो CH2 और जो CO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन यानी CH2 में. ठीक है, तो ये CO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप. ठीक है, और साथ में यहाँ से 1 मोलिकुलर वाटर निकल जाएगा.
ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, जितने भी हाइड्रोजन की ज़रूरत हो इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 साइक्लोप्रोपेन, ओके। इसी तरह से एक और फेमस रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, हमें यहाँ से कीटोन जो होता है, कीटोन को जब ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोजीन से NH2 इसमें होता है और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलती है, एल्केन ही मिलती है। तो ये दोनों नेम्ड रिएक्शन आप याद रखेंगे कि जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है और वुल्फ किश्नर रिएक्शन होता है, इन दोनों में ये कीटोन का रिडक्शन हो जाता है किसमें, CH2 ग्रुप यानी कि एल्केन में, ओके। और आप कैसे पहचानेंगे कि ये वुल्फ किश्नर है, ये क्लीमेंशन है, तो इसके रिएजेंट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स। मीथेन का जब कंप्लीट कंबशन करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो हमें मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, ठीक है। सॉरी, 3rd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 2nd, CO + H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर मिलता है जब मीथेन का कंप्लीट कंबशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, CH2 एक एल्कीन है, जब इसे हम एल्केलाइन के MnO4 से ट्रीट करेंगे तो इसमें से हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ओके। एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, अगर सिर्फ यहाँ एल्केलाइन के MnO4 लिखा है तो दैट मीन्स कि ये सिंपली क्या है, कैसा है, कोल्ड है, ओके। अगर हॉट रहेगा तो यहाँ हॉट लिखा रहेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स कि ये क्या है, कोल्ड ही है। अब ये जो कोल्ड एल्केलाइन के MnO4 होता है इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में ये पता करने के लिए कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है जिसका हमें टेस्ट करना है वो कैसा है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ये जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, ओके। ये डार्क पर्पल कलर का होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन या एल्काइंस होते हैं, ओके। तो जब बेयर्स रिएजेंट को अगर ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो जब इसमें बेयर्स रिएजेंट को डालेंगे यानी कि एल्केलाइन के MnO4 को डालेंगे तो उसका जो डार्क पर्पल कलर है वो एज इट इज़ रहेगा, ओके। बट अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बेयर्स रिएजेंट को डालेंगे तो ये जो डार्क पर्पल कलर है ये रिमूव हो जाएगा, ये कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलर चला जाएगा और हमें क्या पता चलेगा कि जो कंपाउंड था या तो ये एल्कीन था या तो ये एल्काइन था, ठीक है। तो इस तरह से बेयर्स रिएजेंट से तो हम ये पता कर लेते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये एक मेन यूज़ होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं कि जब एल्कीन को ट्रीट करेंगे तो बनेगा क्या, क्या बनता है जिससे कि डार्क पर्पल कलर यहाँ से रिमूव हो जाता है, ओके। तो देखते हैं, ओके। तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जब इसको ट्रीट करेंगे बेयर्स रिएजेंट से तो ये क्या करता है कि यहाँ जो बॉन्ड है इसे रिमूव करता है और दोनों साइड क्या लगा देता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है, ओके, डाईऑल्स बनाता है। ये जो एल्केलाइन के MnO4 होता है क्या बना देगा, डाईऑल्स, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, 2 OH ग्रुप लग जाता है और जो डार्क पर्पल कलर होती है वो चली जाती है, ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब यही अगर एल्केन होता तो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है ही नहीं तो वो ब्रेक ही नहीं होगा, OH ग्रुप लगेगा ही नहीं, ओके। तो डार्क पर्पल कलर ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पे
रिएक्शन हो जाता है और डाईऑल्स बन जाते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं कॉमनली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर यहीं पे हॉट एल्केलाइन KMnO4 होता तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता। ठीक है, इधर और इधर ऑक्सीजन जुड़ जाते। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्लाइऑक्सल मिल जाता। अगर आता है आगे तो एक्सप्लेन करते उसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस पे Hg2+ और H2SO4 का रिएक्शन कराया गया है। ठीक है, Hg2+ H2SO4 या HgSO4 H2SO4 इस टाइप से दिया हो, H2O दिया हो, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है हाइड्रोलिसिस। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी देखते हैं। इससे हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि एक साइड OH जुड़ जाएगा और एक साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस देखते हैं। हाइड्रोलिसिस में होता ही यही है कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक साइड OH लगता है। जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जहाँ स्टेबल पॉजिटिव होगा, वहाँ पे OH ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बना लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगी, हाइड्रोलिसिस होगा, तो इधर OH और इधर H, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग। यहाँ पे C OH जुड़ गया, यहाँ OH लिख लेंगे और डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा? CH, एक H जुड़ जाएगा तो CH2। ओके, तो अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो यही इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे टाटोमेराइजेशन हो जाता है। ठीक है, टाटोमेराइजेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। ठीक है, टाटोमेराइजेशन में क्या होता है? इनॉल फॉर्म जो होती है वो कीटोन में चेंज होती है, या कीटोन फॉर्म जो होती है वो इनॉल में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसे बोलेंगे टाटोमेराइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना लेंगे। ओके, और ये हो जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया कीटो फॉर्म। यहाँ पे अल्कोहल होता है, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। यहाँ पे कीटोन होता है, इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, तो ये अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिया हुआ है एल्काइन का, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अगर आपने प्रोडक्ट ये बनाया, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसका टाटोमेराइजेशन कर लेंगे, ये या ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। तो देख लेते हैं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? कीटो फॉर्म। ओके, हाइड्रोलिसिस में यही ध्यान रखेंगे कि कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन होता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई गैस लीकेज इन LPG सिलेंडर? ओके, LPG सिलेंडर में यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि LPG में कौन कौन सी गैस होती है। तो इसमें होता है ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। अब इसमें से पूछे कि मेजर गैस कौन सी होती है, तो मेजर गैस होती है प्रोपेन। ठीक है, अब लीकेज होगा LPG सिलेंडर में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गैस लीकेज में यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 थायो अल्कोहल। ओके, थायो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है LPG गैस सिलेंडर के लीकेज को आइडेंटिफाई करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ NaNH2 सोडियम एमाइड टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट? इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें जो वही कंपाउंड सोडियम सॉल्ट बनाएगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होता है? एसिटिलीन के पास। एल्काइन के पास जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये होता है एसिटिलीन। ठीक है, एल्काइन, और इसको जब हम सोडियम अमाइड से ट्रीट करेंगे
तो ये जो NH2 पोर्शन है, नेगेटिव पार्ट है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम सॉल्ट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, इथिलीन हो गया यानी अल्कीन हो गया या इथेन हो गया, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ओके, तो अब यहाँ एल्काइन में भी होता है कभी कभी कि जो एल्काइन होते हैं वो सिर्फ टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, तभी वो सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 2-ब्यूटाइन है, ठीक है, ये 2-ब्यूटाइन है, तो इनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका सोडियम सॉल्ट नहीं बनाएंगे, उसके लिए ये टर्मिनल पे यानी कि किनारे पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसे सोडियम अमाइड या अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, इसमें हाइड्रोजन और जो हैलोजन होता है इन दोनों का रिमूवल होता है। ओके, और दूसरी चीज़ कि ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन में रिएक्शन में क्या होगा कि जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो जब इसे सोडियम अमाइड या अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमने सोडियम अमाइड ले लिया, NH2 नेगेटिव पार्ट, सोडियम पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा और ब्रोमीन क्या होगा, ये भी रिमूव होगा, दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ से जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा तो यहाँ से ये ब्रोमीन क्या होगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3CH। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे Br है ही, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, चला जाता है। यहाँ पे एक्चुअली दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है पर यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन चला जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन जाएगा ये अपना बॉन्ड यहाँ दे जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये Br बचेगा। ओके, तो यहाँ से और साथ में क्या होगा, NH2 ने एक हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, और ये जो Br निकला है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, NaBr। ठीक है, फर्दर अभी एक इसमें ब्रोमीन और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर यहाँ पे सोडियम अमाइड अटैक करता है। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले जाने की कोशिश करेगा और ये ब्रोमीन यहाँ से लिविंग ग्रुप है जो कि निकल जाएगा और इनके बीच का बॉन्ड फिर क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि क्या बनी, एल्काइन बनी, CH3C, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, और ये हो जाएगा CH। ठीक है, फिर यहाँ से एक अमोनिया निकल जाएगी और एक NaBr निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपाइन। तो इसमें देखते हैं प्रोपाइन कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, यहाँ पे क्या बनेगी, प्रोपाइन। ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट बन गया। अब एक चीज़ ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख तो दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक KOH जो है यहाँ ये सिर्फ यहीं तक बनाएगा, सिर्फ एल्कीन तक ही बना पाएगी। ठीक है, इसके आगे जब फर्दर रिएक्शन करेंगे तो ये अल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं होता है कि ये फिर एल्काइन बना सके, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, तो ये KOH इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि इसको फिर से ब्रेक कर सके। सोडियम अमाइड इससे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो फर्दर का जो एल्काइन बनाने का प्रोसेस है वो सिर्फ किससे होगा, NaNH2 से। यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे KOH यूज नहीं कर सकते, ये रिएक्शन इससे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3। अगर सिर्फ यहाँ अल्कोहलिक KOH होता, NaNH2 नहीं होता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होता, एल्कीन। ठीक है, सिर्फ सिंस यहाँ NaNH2 दिया हुआ है इसलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काइन।
ठीक है, एकदम आप ये ध्यान रखेंगे कि रिएजेंट दिया क्या हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने दोनों रिएजेंट यहाँ लेके रखा हुआ है, दोनों में से एक ही देगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। अब सेम एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, इसी तरह से एक और कंपाउंड होता है CH3C, यहाँ पे Br दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो Br है वो सेम कार्बन पे लगा हो, ठीक है, और ये CH3 हो, तो ये भी जो कंपाउंड है सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, सेम यही प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं हैलोजन्स तो इसको बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड, और जब सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे होते हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। अब जेमिनल हो या विसिनल डाईहैलाइड हो, दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके एल्काइन में। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हैलाइड लगा हो, ठीक है, अगर एक ही हैलाइड लगा होता तो सिर्फ एल्कीन बनती, दो हैलाइड लगा है तो यहाँ एल्काइन बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया हुआ है एक साइक्लोहेक्सेन है, ओके, साइक्लोहेक्सेन को जब ब्रोमीन से ट्रीट किया गया तो एक कंपाउंड ए बना है, और फिर इसे ड्राई ईथर से ट्रीट किया गया है इन सोडियम इन ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट बना है। तो पूछा गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं बना के प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, कोई यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, इसे सिंपली जब ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, क्या बन गई, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब इसे किसे ट्रीट किया गया, सोडियम इन ड्राई ईथर। अब आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे भी ये रिएजेंट आता है सोडियम इन ड्राई ईथर, वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, सोडियम इन ड्राई ईथर किसका रिएजेंट है, वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड होते हैं, जिसको हम सोडियम इन ईथर ट्रीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंस ये वुड्स रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है, ये ऐसे 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन लेंगे, 2 सोडियम हो जाएगा यहाँ पे जो सोडियम है वो ड्राई ईथर के साथ ही लिया जाता है, क्योंकि ड्राई ईथर सोडियम के रिएक्टिविटी को थोड़ी सी क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है, अदरवाइज बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और सिंस ये एक्सप्लोसिव होता है तो एक्सप्लोसिव अदर पॉइजनस सब्सटेंस ना बने, इसलिए थोड़ी सी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए यहाँ पे ड्राई ईथर का भी यूज़ किया जाता है, ओके। तो यहाँ से क्या होता है, NaBr निकल जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे वो इसी से रिलेटेड होता है कि यहाँ पे क्या था, हमने लिया था एल्किल हैलाइड, अगर यहाँ एरिल हैलाइड लिया होता, दोनों एरिल हैलाइड होते, यानी कि क्या होता, मान लो यहाँ ब्रोमोबेंजीन लिया होता 2Na प्लस यहाँ दोनों एरिल हैलाइड ले लिया, ठीक है, Br, तो यहाँ से NaBr क्या हो गया, निकल गया, और यहाँ से क्या बनेगा, ये दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, इसको बाइफेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एरिल हैलाइड है, ठीक है, बेंजीन को क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। जब दोनों एल्किल हैलाइड है तो उसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन, और जब दोनों एरिल हैलाइड है तो इसे बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। क्या बोला जाता है, फिटिग रिएक्शन। सेम वुड्स रिएक्शन की ही तरह होता है, बट इसके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, ठीक है। और जब अगर एक एरिल हैलाइड है, यानी कि मान लिया एक ब्रोमोबेंजीन है और एक एल्किल हैलाइड है, एक मान लिया क्या है, साइक्लो है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये एरिल हैलाइड हो गया। तो जब इस तरह से यूज़ करेंगे एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे जो रिंग प्रोडक्ट बनेगा, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बन जाएगी, यानी कि हमें दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा।
तो आप तीनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबशन। लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबशन होगा, बहुत सिंपल, लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबशन उसी का ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया इथिल साइक्लोपेंटेन, एथिल साइक्लोपेंटेन, ये है आपका एथिल साइक्लोपेंटेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 साइक्लोपेंटेन के और 2 ये, टोटल 7 कार्बन। यहाँ पे दिया हुआ है एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गई साइक्लोहेक्सेन रिंग और ये हो गया एथिल ग्रुप इस पे। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 रिंग, 6 to 8 कार्बन इसमें हो गए। इथिल साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन और ये इथिल हो गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। यहाँ पे है साइक्लोहेप्टेन, इथिल साइक्लोहेप्टेन, यानी कि क्या है 7, यहाँ पे 7 रिंग बनेगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और C2H5 यहाँ से लगा देंगे। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 9 कार्बन। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कार्बन किस में है, 9 कार्बन ज़्यादा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इथिल साइक्लोहेप्टेन। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथिल साइक्लोहेप्टेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट रिंग स्ट्रेन। सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रेन किस में होगा, जो रिंग सबसे छोटी होती है उसमें रिंग स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होता है। रिंग बड़ी होगी तो रिंग स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। जो जगह छोटी होगी तो कंजेशन होगा, जगह बड़ी होगी तो कंजेशन कम होगा। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। सबसे छोटी रिंग कौन सी है, साइक्लोप्रोपेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, साइक्लोप्रोपेन में जो है वो रिंग स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर। इसमें ये कह रहा है कि ऑक्टेन नंबर किस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑक्टेन नंबर दिया हुआ है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, एक्चुअली ये जो ऑक्टेन नंबर होता है ये क्या करता है, मेज़र करता है किसको, मेज़र द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल क्वालिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है इसका मतलब ये है कि फ्यूल क्या है, हमारा गुड क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ऑक्टेन नंबर प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के। जो हाइड्रोकार्बन जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वो फ्यूल उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है। उसमें विस्फोट होने की संभावना क्या होती है, फ्यूल में कम होती है, ठीक है। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम, ठीक है। यानी कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये तो नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। इसमें टू डाईमेथिल दिख रहे हैं पेंटेन, ठीक है। यानी कि 2 ब्रांच है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 ही ब्रांच है। इसमें क्या है, 3 ब्रांच है, 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन। सबसे ज़्यादा ब्रांच में कौन है, चौथा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन में का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। यानी कि इन चारों में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगर यहीं पे ये आप क्वेश्चन आपसे पूछता कि इन चारों में से नॉकिंग प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की नॉकिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है। यानी कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनकी नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि वो उतना ही ख़राब फ्यूल होगा, उसमें विस्फोट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉकिंग प्रॉपर्टी पूछता है सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकंड में, एन हेप्टेन, नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है और स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विथ H2PDBSO4 द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं सिस 2-ब्यूटेन, ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन एंड 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटीन।
आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि H2PdBSO4 को क्या बोला जाता है। पहली चीज़ तो इसको बोलते हैं लिनलार्ड कैटलिस्ट, ठीक है। ये रिडक्शन करता है, ठीक है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटाइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड तोड़ के इधर और एक इधर लगेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जब लिंडलार्ड कैटलिस्ट से रिडक्शन किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो हमेशा क्या बनती है, 6 प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, सिस टू ब्यूटीन बनेगा। ट्रांस टू ब्यूटीन तब बनता जब बर्च रिडक्शन करते, ठीक है। बर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है और लिंडलार्ड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो सिस प्रोडक्ट बनता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में से अरेंज करना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, बना ले पहले इसका स्ट्रक्चर तो पता चले, ठीक है। तो ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सिस ब्यूटीन, ठीक है, सिस टू ब्यूटीन CH3 और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे एक चीज़ है, ये सिस है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये हो जाएगा सिस टू ब्यूटीन, ओके। ट्रांस बना लेंगे इसी तरह से, ये हो जाएगा ट्रांस में क्या होगा, एक CH3 इधर H, इधर CH3 और इधर H। उसके बाद से दिया है आइसोब्यूटीन बना लेंगे CH3, ये हो जाएगा आइसोब्यूटीन, ठीक है। और 1 ब्यूटीन दिया हुआ है, सिंपल 1 ब्यूटीन बना लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, H यहाँ, एक H इसके पास, 2 H इसके पास, ठीक है, इधर H3। स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इसके पास 3 है, कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है यानी कि बीटा कार्बन, इसके पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में आता है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास 2 अल्फ़ा कार्बन, तो इससे जुड़े 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास कितने हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। एल्कीन में भी सेम होगा, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इसके पास भी सेम होगा, ठीक है। इसके पास भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। बट इसके पास कितने होंगे, 2, सिर्फ 1 है और 2 है, यानी कि सबसे लेस स्टेबल कौन हो गया हमारा, 1 ब्यूटीन। चौथा क्या होगा, सबसे कम होगा। अब इन तीनों में से करेंगे तो इन तीनों में से जो आइसोब्यूटीन होगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर यहाँ हम सेकंड लिखेंगे। और फिर होता है ट्रांस जो होता है सिस प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे ये सारी बातें, ठीक है। ट्रांस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। तो फिर सॉरी यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वीक प्रोडक्ट हो जाएगा, उसके बाद से सिस होगा। सिस कौन सा है, पहला, यानी यहाँ पे हो जाएगा पहला, फिर यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है आपका आइसोब्यूटेन यानी कि दूसरा हो जाएगा। ट्रांस कौन सा है, ट्रांस तीसरा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होगा आइसोब्यूटीन, ठीक है। फिर सिस और ट्रांस में देखिए तो ट्रांस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सिस होगा, और 1 ब्यूटीन सबसे लेस स्टेबल होगा। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है आइसोब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन में, तो ट्रांस और आइसो में से सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोब्यूटीन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे एल्काइन दिया हुआ है, एल्काइन को जब HOCl से ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका सिंपल, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ध्यान रखेंगे 2 बार इसका एडिशन होगा HOCl का। एक बार ऐड करेंगे, एक साइड OH लगेगा, एक साइड Cl लगेगा, फिर एक बॉन्ड और उसको भी तोड़ने के लिए OH लगाएंगे और Cl लगाएंगे। तो पहली बार जब करेंगे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, एक साइड लगेगा OH और एक साइड जुड़ जाएगा जाके Cl, ठीक है। फिर यहाँ पे HOCl ट्रूट करेंगे। ये HOCl क्या करता है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार इसका एडिशन होगा। तो फिर एडिशन होगा तो क्या बनेगा, CH, यहाँ पे OH, फिर एक OH आके जुड़ेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH, यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl। ओके, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि एक कार्बन से कभी भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन कभी भी जुड़े नहीं रह सकते, उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी कि वहाँ से वाटर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH Cl2, यानी कि ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप, या सिंपली इसको लिख सकते हैं CHO CH Cl2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 CHO CH Cl2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फिर यहाँ पे अल्काइन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्केलाइन KMnO4, और यहाँ पे कोल्ड KMnO4 दिया है। अभी हमने बताया था कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अभी हमने इसका एल्कीन पे एडिशन कराया था तो डाईऑल बना था, यानी कि 2 OH ग्रुप आकर के जुड़ गए थे। अब यहाँ एल्काइन है तो देख लेते हैं क्या बनेगा। तो जब यहाँ पे OH जुड़ेगा तो पहला ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH OH, फिर डबल बॉन्ड CH OH हो जाएगा। अभी एक बॉन्ड और बचा है, फिर से बेयर्स रिएजेंट का अटैक होगा, तो ये क्या बनेगा, डाईऑल, इस टाइप से डाईऑल बनेगा। एक कार्बन पे 2 OH जुड़ जाते हैं। अभी जस्ट ऊपर हमने बताया कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी नहीं रहते, उसमें से क्या होता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। जिस तरह से ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, उसी तरह से एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHO एंड CHO, इसे ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेयर्स रिएजेंट, यानी कि जब हम एल्कीन पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकॉल मिलेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा, ठीक है। और जब हम एल्कलाइन पे यूज़ करेंगे तो वो क्या बना देगी, ग्लाइऑक्सिल। बस बेयर्स रिएजेंट का क्या काम है, पाई बॉन्ड को तोड़ना और OH ग्रुप वहाँ पे जोड़ना। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कंपाउंड दैट कैन अंडरगोस हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो एक चीज़ आपको ये नोट कर लेना है, हैलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिसके पास या तो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, ठीक है, या ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तरीके से, ठीक है। तो आप इसको एकदम मन में बिठा लीजिए। पहला तो ये होना चाहिए कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी चीज़ या तो उसके पास CH3CHOH ग्रुप हो, ठीक है। ये दोनों ग्रुप होना ज़रूरी, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हो तभी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। कीटोन के साथ मिथिल ग्रुप होना ज़रूरी है, और OH से लगे कार्बन के पास मिथिल ग्रुप होना ज़रूरी है, तभी ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। अभी जैसे पहला ऑप्शन है C6H5, यानी कि ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है C6H5, ठीक है, इससे कीटोन लगा हुआ है, और फिर यहाँ से C6H5 लगा हुआ है, तो इसके पास ये ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप इसके पास नहीं है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। फिर CH3CO C2H5 है, ओके, तो यहाँ पे है CH3C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है C2H5 एथिल ग्रुप, इसके पास ये ग्रुप है CH3CO ग्रुप, तो ये ऑप्शन हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बाकी को भी चेक कर सकते हैं, इस CO ग्रुप से C6H5 लगा हुआ है और एक से C2H5 को अगर हम ओपन करें तो ये क्या है, CH2CH3 है, ये मिथिल ग्रुप नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ पे दोनों साइड एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि CO इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है,
फिर CH3 है, फिर CH3 है, यानी कि यहाँ पे मिथिल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइजिंग एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड, अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बताया था कि जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3, जब इसको हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज मतलब उसको वाटर से ट्रीट कर रहे हैं कि जब उसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाएगा, मीथेन बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। C6H5CO यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ है NH2NH2OH एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट है उसके लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है, कौन सा नेम्ड रिएक्शन है, वो होता है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। आप ये रिएजेंट याद रखेंगे कि कीटोन ग्रुप हो और उसके साथ ये रिएजेंट दिया हुआ हो तो कौन सा रिएक्शन होता है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो CO ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 ग्रुप में, यानी कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एल्केन में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, C6H5CO की जगह हमें यहाँ CH2 कर देना है और क्या कर देना है, CH3 कर देना है, तो हमारा ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला C6H5CH2CH3। ओके, आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है और जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन होता है ये दोनों क्या देते हैं, एल्केन। इसमें हमें याद क्या रखना है, इनके रिएजेंट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, दो नेम्ड रिएक्शन होते हैं जिनसे हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, किससे, कीटोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5CH2CH2 C6H5CH2 बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे CH3 होगा, आई थिंक CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाएगा, तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, SO2Cl2 यूज़ करेंगे और एल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, जब यहाँ पे इसको SO2Cl2 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लोरीन जाके लग जाएगी और एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा C6H5CH2। ठीक है, यहाँ पे CH2 पे एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो मोस्ट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अगर यहाँ पे इसे हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये प्राइमरी बनेगा। ठीक है, तो Cl जो है आकर के SOCl2 का काम होता है कि क्लोरीन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जोड़ देना। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन से आकर के जुड़ जाता है। फर्दर इसको जब हम एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है Cl का और मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3 लिखेंगे इसे, तो C6H5CH2 तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन एल्काइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन लैब बाय ओनली ब्रोमीन वाटर, ओनली बेयर्स रिएजेंट, ओनली CuCl2 and NH4OH एंड ब्रोमीन वाटर एंड CuCl2 NaOH। देखिए, ब्रोमीन रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर भी क्या होता है, ब्रोमीन वाटर भी का इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है। इससे भी क्या टेस्ट किया जाता है, सेम जैसे कि बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट किया जाता है। अभी बेयर्स रिएजेंट के बारे में हमने बताया था, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताता है। अगर कंपाउंड कलरलेस नहीं होता है, कलर उसका रहता है, तो हमारा कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि वो क्या है, एल्केन है। और अगर हमारा कलरलेस हो जाता है बेयर्स रिएजेंट तो वो क्या हो जाता है, एल्कीन या एल्काइन हो जाता है। इसी तरह से ब्रोमीन वाटर भी होता है, अगर उसका ब्राउन कलर नहीं जाता है, कलर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, और अगर कलर चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। तो ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट हमें सिर्फ यही बताते हैं कि एल्कीन होगा या एल्कीन, या तो एल्केन होगा
सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करता है किसके बीच में, एल्केन और एल्कीन एल्काइन के। हम बेयर्स रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर हमें ये एल्कीन और एल्काइन के बीच में डिफरेंस नहीं बताएगा, सिर्फ इस ये एल्केन को ही अलग कर पाएगा, ठीक है, बाकी एल्कीन और एल्काइन के बीच डिफरेंस को नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों रिएजेंट, सिर्फ इन दोनों रिएजेंट से हम तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एल्केन और एल्कीन एल्काइन को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का पता लगाते हैं ब्रोमीन और बेयर्स रिएजेंट से। ओके, अब क्या बचा, ओनली Cu2Cl2 NH4OH से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो Cu2Cl2 NH4OH होता है ये सिर्फ रिएक्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन से, ठीक है, एल्काइन से रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है Cu2C2। तो सिर्फ अगर हम यही लें तो भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 लेंगे, ब्रोमीन वाटर एंड Cu2Cl2, ब्रोमीन वाटर या इसकी जगह पे बेयर्स रिएजेंट, दोनों में से कोई एक, और उसके साथ Cu2Cl2 लेंगे, तभी जो है तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से क्या अलग हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर से अलग हो जाएगा एल्केन, अलग हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, एल्कीन और एल्काइन बचेगा, ठीक है। ये अलग हो गया ब्रोमीन वाटर से, हमें पता चल गया ये एल्केन है, ये कलर नहीं दे रहा है, लेकिन अब बचा क्या, एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों ही क्या करते हैं, कलरलेस कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को। तो इन दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, Cu2Cl2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे सिर्फ ये एल्काइन रिएक्ट करता है, एल्कीन रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से एल्काइन को भी हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जब इन दोनों के सोल्यूशन में, अलग अलग सोल्यूशन में जब एल्काइन में Cu2Cl2 को डालेंगे तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसका Cu2C2 का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कंपाउंड क्या है, एल्काइन है। और जब एल्कीन में Cu2Cl2 को डालेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हाइड्रोकार्बन विच गिव्स बेयर्स रिएजेंट टेस्ट एंड डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विथ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये सिर्फ किसके साथ सिल्वर सॉल्ट बनाता है, जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सिर्फ उसी के साथ ही क्या करता है, सिल्वर सॉल्ट बनाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेंजीन या गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसके पास डबल बॉन्ड होता है, फिर भी ये बेयर्स रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट यानी अनसैचुरेशन टेस्ट भी नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ओके। एसिटिलीन है, एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अभी बताया एसिटिलीन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, ठीक है। और प्रोपाइन है, प्रोपाइन में भी टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये भी जो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। और है फिर 2-ब्यूटाइन में क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंस ये एल्काइन है तो ये बेयर्स रिएजेंट टेस्ट तो देगा, बट कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्यूटाइन, ठीक है। और बेंजीन जो है, बेंजीन ना ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है ना ही बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे होते हैं, सो ये टेस्ट नहीं देगा, ओके। अब देता कौन है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है सिर्फ 3 तरह के कंपाउंड देते हैं,
ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये कार्बन है, इस कार्बन से कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एसिडिक हो जाता है हाइड्रोजन और ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। और दूसरी चीज़ कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो भी ये देगा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो देते हैं? जितने भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, जितने भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो सारे के सारे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। दूसरा, जितनी भी टर्मिनल एल्काइन होती है वो भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि फॉर्मिक एसिड, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्मिक एसिड ही होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये है एल्काइन, और एल्काइन की क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है और यहाँ पे H जुड़ जाता है, तो CH3 कर लेंगे, CH यहाँ पे लगा लेंगे OH एंड डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है ये कंपाउंड की नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेकेंडरी अल्कोहल इस टाइप का नहीं है, तो ये हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट अंडरगोस टाटोमेराइजेशन, ठीक है, और ये इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कीटो फॉर्म का ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CO एंड ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो जाएगा कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इसमें है करेक्ट ऑप्शन 4, ठीक है, यहाँ पे है कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है और इसे जब HiO4 से ट्रीट करेंगे तो इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसे पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसे पर आयोडिक या पीरियोडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो याद आप रखेंगे कि जब ये पर आयोडिक एसिड से एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ग्लाइऑक्सिल नहीं बनाएगा, यहाँ पे 2 फॉर्मिक एसिड बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जब ये CHO ग्रुप आपस में जुड़े होते हैं तो इसे ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनाएगा? 2 फॉर्मिक एसिड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड रिंग नाइट्रेशन? रिंग नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो कैसा रिएक्शन होता है? वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन वहीं पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है बेंजीन, सिंपल बेंजीन रिंग है। यहाँ पे मेसिटिलीन, मेसिटिलीन होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है उस पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, 2 मेटा पे और 1 आर्थो पे, ठीक है। तो एक होता है टॉलुइन, टॉलुइन पे सिर्फ 1 मेथिल ग्रुप लगा होता है, और एक है मेटाजाइलिन, ये है आपका मेटाजाइलिन, एक मेटा पे CH3 ग्रुप लगा होता है। तो मेथिल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और बेंजीन पे कोई मेथिल ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए। तो यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेसिटिलीन, ठीक है। इस पे नाइट्रेशन जो है वो क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का होगा ऐड होगा आके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ बेंजीन रिंग दी हुई है और यहाँ ये कंपाउंड दिया है जिसपे हम AlCl3 का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जब रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है।
AlCl3, ये Cl लेके निकल जाता है तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है, CH3 CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 कार्बोकैटायन और साथ में निकल जाएगा AlCl4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो कार्बोकैटायन है प्राइमरी है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा और ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, किस लिए, सिर्फ स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ओके, ये हो जाएगा CH2CH3। अब ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा बेंजीन पे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एडिशन करा देंगे, यहाँ पे ये वाला कार्बन जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया CH3 और फिर यहाँ से हो गया एथिल ग्रुप। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट दैट रिजल्ट व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ 1 क्लोरोब्यूटेन एंड AlCl3, ओके। ये क्वेश्चन है, सेम वही है कि आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन लगा दिया, ये हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेंगे, ओके। फिर जब इसको AlCl3 से ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 Cl लेके निकल जाएगा, AlCl4 बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे CH2 लगा देंगे, CH2 यहाँ क्या हो जाएगा CH3, सेम वही चीज़ कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो ये स्टेबिलाइज होगा और रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, वहाँ पे मेथाइल शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। फिर ये जो है आपका बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो फिर यहाँ से क्या होगी, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी, सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, यहाँ पे क्या था, प्राइमरी था, आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिएजेंट पूछ रहा है, रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, तो बेंजीन सिंपली से एक यहाँ पे क्या एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये किससे आएगा, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे, पहले क्या होगा कि ये एल्कीन जाके यहाँ से जुड़ेगा, एल्काइलेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, तो Br इसके साथ चला जाएगा, CH3 CH2 आकर के बेंजीन से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये एल्कीन ग्रुप आके जुड़ेगी, ठीक है, फिर ब्रोमीन और लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगी, किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन और लाइट, ब्रोमीन लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो जाएगा इसका, तो यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगी। फिर तीसरा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और ब्यूटिल अल्कोहल के प्रेजेंस में फिर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंस ये टर्शियरी ब्यूटिल ऑक्साइड है तो यानी कि यहाँ पे Br निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच एल्कीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय SeO2, सेलेनियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है वो क्या करती है, एलाइलिक ऑक्सीडेशन करती है। एलाइलिक ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो एलाइलिक कार्बन होगा उस पर ये OH को जोड़ देती है। एलाइलिक क्या होता है कि जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो इस एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, एलाइलिक कार्बन जिसके पास होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा किससे, सेलेनियम ऑक्साइड से, ठीक है। इस कार्बन के पास बगल में कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास
एक और 2 एलाइलिक कार्बन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी इसके पास भी एलाइलिक कार्बन है बट उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सिमिलरली इसके साथ भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज जीरो ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी? तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसका जो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि इन्हें अदर एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक कंबाइन कर जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, फ्री रेडिकल आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है लेविसाइट इज़, ये बार बार पूछा जाता है कि AsCl3 एक कंपाउंड होता है कि जब इसका एल्काइन पे एडिशन कराएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? लेविसाइट बनता है। तो इसमें से लेविसाइट कौन सा प्रोडक्ट है? तो इसमें है आपका लेविसाइट तीसरा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है, ये है आपका लेविसाइट। एक यहाँ से Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे आकर के AsCl2 जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फास्ट उसी में होगा, या कोई भी रिएक्शन फास्ट उसी का होता है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन रिएक्शन भी उसी का फास्ट होगा जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसमें से जो कंपाउंड सबसे लेस रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे पता लगाएंगे? देखेंगे इसमें से सबसे इसमें से लेस रिएक्टिव एल्कीन कौन सी है, ठीक है। एक ये एल्कीन है, ठीक है, एक ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ 3 क्या है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। ये डबल बॉन्ड है, तो 3 ये 3 ये 3 ये और ये 3 ये, ठीक है। टोटल 12 हाइड्रोजन है, यानी कि 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। और एक ये है, इसके पास टोटल देखें तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है जो शो करेगा, यानी कि ये सारे स्टेबल हैं इसके कंपैरिजन में। तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? ये। तो हाइड्रोजनेशन भी किस में फास्ट होगा? इसी में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ओके, तो ये आज के इतने सारे 32 क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश